नमस्ते दोस्तों, आप सुन रहे हैं हिंदी ऑडियो बुक समरी मेरे यानी आरजे रोशनी के साथ। क्या आप कभी कभी अपनी जिंदगी को देखकर सोचते हैं कि यार, कुछ तो मिसिंग है, कुछ तो कमी है। आप मेहनत करते हैं, सब कुछ ठीक करने की कोशिश करते हैं, पर फिर भी लगता है जैसे आप एक ही जगह पर फंसे हुए हैं और जिंदगी बस आपके बगल से रफ्तार में निकले जा रही है। अगर हाँ, तो आज मैं आपकी दोस्त आपको एक ऐसी किताब की दुनिया में ले जाने वाली हूं जो आपकी जिंदगी को देखने का नजरिया पूरी तरह से बदल सकती है। इस किताब का नाम है यू आर अ बैड एस, जिसे लिखा है कमाल की लेखिका जेन सिंसरो ने। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बैड एस का मतलब क्या है। इसका मतलब है एक ऐसा इंसान जो आत्मविश्वास से भरा हो, जो अपनी ताकत को पहचानता हो और जो बिना किसी डर के अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीता हो। जबरदस्त है ना? तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अगले कुछ समय में हम इस किताब के 27 अध्यायों के सफर पर निकलेंगे और हर अध्याय से वो मोती चुनकर लाएंगे जो आपकी जिंदगी की माला को खूबसूरत बना सकते हैं। ये सिर्फ एक समरी नहीं है, ये एक बातचीत है, एक गाइड है जो आपको ये याद दिलाने आई है कि आप सच में कितने कमाल के हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस जबरदस्त सफर को। भाग 1, आप ऐसे बने कैसे। अध्याय 1, ये सब मेरे अवचेतन मन ने मुझसे करवाया। पहले अध्याय में जेन हमें हमारे दिमाग की एक बहुत ही रहस्यमयी और शक्तिशाली जगह पर ले जाती है, जिसे वो कहती हैं हमारा अवचेतन मन, यानी सबकॉन्शियस माइंड। सोचिए, हमारा दिमाग एक बड़े से बर्फ के पहाड़ जैसा है। जो हिस्सा पानी के ऊपर दिखता है वो है हमारा चेतन मन, जिससे हम सोचते हैं, फैसले लेते हैं। पर जो बहुत बड़ा हिस्सा पानी के नीचे छिपा है वो है हमारा अवचेतन मन। ये वो जगह है जहां बचपन से लेकर आज तक की हमारी सारी मान्यताएं, सारे विश्वास, सारे डर स्टोर होते हैं। जैसे किसी ने बचपन में कह दिया हो कि पैसे कमाना बहुत मुश्किल है या तुम ज्यादा होशियार नहीं हो, तो ये बातें हमारे अवचेतन मन में एक प्रोग्राम की तरह बैठ जाती हैं। और फिर बड़े होकर चाहे हम कितनी भी मेहनत करें, यही प्रोग्राम हमारी जिंदगी को कंट्रोल करता है। हम अनजाने में ही ऐसे काम करने लगते हैं जो इन झूठी बातों को सच साबित करते हैं। जेन कहती हैं कि अगर आपको अपनी जिंदगी बदलनी है तो सबसे पहले अपने इस छिपे हुए प्रोग्राम को समझना होगा। आपको उन पुरानी बेकार की मान्यताओं को ढूंढकर निकालना होगा जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं। पहला कदम है जागरूकता। ये जानना कि आपकी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल असल में किसके हाथ में है। अध्याय 2, वो जी शब्द। इस अध्याय में जेन एक ऐसे टॉपिक पर बात करती हैं जिसके बारे में बात करने से बहुत लोग कतराते हैं। भगवान, यूनिवर्स, या जिसे वो कहती हैं सोर्स एनर्जी। जेन इसे किसी धर्म से नहीं जोड़ती। वो कहती हैं कि आप इसे चाहे जो भी नाम दें, ईश्वर, अल्लाह, ब्रह्मांड की शक्ति, ये एक ऐसी ऊर्जा है जो हर जगह है और हम सब उसी का हिस्सा हैं। सोचिए, जैसे बिजली हर घर में होती है पर आपको बल्ब जलाने के लिए स्विच ऑन करना पड़ता है, वैसे ही ये यूनिवर्सल एनर्जी हमेशा मौजूद है। हमें बस इससे कनेक्ट होने का स्विच ऑन करना है। ये वो शक्ति है जो फूल खिलाती है, सूरज उगाती है और हमारे अंदर सांस चलाती है। ये अनंत संभावनाओं का स्रोत है। जब हम ये मान लेते हैं कि हम अकेले नहीं हैं बल्कि एक बहुत बड़ी शक्ति हमारे साथ है, तो हमारा नजरिया बदल जाता है। हम डरना कम कर देते हैं और भरोसा करना ज्यादा। जेन हमें इनकरेज करती हैं कि इस शक्ति पर विश्वास करें और ये मानें कि ये हमेशा हमारा भला ही चाहती है। आपको बस मांगने की हिम्मत करनी है और विश्वास करना है कि आपको वो मिलेगा। अध्याय 3, कबूतर की तरह वर्तमान में ज्यो। क्या आपने कभी किसी कबूतर को ध्यान से देखा है? वो बस अपने काम में मग्न रहता है, दाना चुगता है
उड़ता है। उसे इस बात की चिंता नहीं होती कि कल क्या होगा या परसों क्या हुआ था। वो पूरी तरह से अभी में, इसी पल में जीता है। इस अध्याय में जेन हमें यही सिखाती हैं, वर्तमान में जीने की कला। हम इंसानों की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हमारा शरीर तो प्रेजेंट में होता है, पर हमारा दिमाग या तो गुजरे हुए कल की बातों में अटका रहता है या आने वाले कल की चिंताओं में डूबा रहता है। हम सोचते रहते हैं, काश मैंने तब वैसा नहीं किया होता, या पता नहीं परसों क्या होगा। इस चक्कर में हम आज को जीना ही भूल जाते हैं। जेन कहती हैं कि जिंदगी का सारा जादू, सारी खुशियां, सारे मौके सिर्फ और सिर्फ अभी में मौजूद हैं। जब आप पूरी तरह से वर्तमान में होते हैं तो आप ज्यादा शांत, ज्यादा खुश और ज्यादा फोकस्ड महसूस करते हैं। इसे करने का सबसे अच्छा तरीका है मेडिटेशन यानी ध्यान। रोज कुछ मिनट शांति से बैठकर अपनी सांसों पर ध्यान देना भी आपको वर्तमान में वापस ला सकता है। अध्याय 4, बड़ी वाली झपकी। जेन यहाँ द बिग स्नूज की बात करती है। ये बड़ी वाली झपकी असल में हमारा ईगो यानी हमारा अहंकार है। ये हमारे अंदर का वो हिस्सा है जो बदलाव से बहुत डरता है। उसे आराम पसंद है, उसे सेफ्टी पसंद है। जैसे ही हम कुछ नया करने की सोचते हैं, कुछ ऐसा जो हमारे कंफर्ट जोन से बाहर हो, हमारा ईगो तुरंत चिल्लाने लगता है, अरे नहीं, ये मत करो, इसमें खतरा है, तुम फेल हो जाओगे, लोग क्या कहेंगे। ये ईगो एक सिक्योरिटी गार्ड की तरह है जो हमें एक छोटी सी आरामदायक जेल में बंद रखना चाहता है। जेन कहती हैं कि हमें अपने ईगो की आवाज को पहचानना सीखना होगा। हमें ये समझना होगा कि ये आवाज हमारी सच्चाई नहीं है, ये सिर्फ हमारा डर है जो बोल रहा है। जब आप अपने सपनों की तरफ बढ़ते हैं तो आपका ईगो आपको रोकने की पूरी कोशिश करेगा। वो आपको 100 बहाने देगा, आपको डराएगा। आपको बस उसकी सुननी नहीं है। उसे प्यार से बोलना है, शुक्रिया मुझे बचाने की कोशिश करने के लिए, पर अब कंट्रोल मेरे हाथ में है। अध्याय 5, मैं खुद को कैसे देखती हूँ। इस अध्याय में जेन हमें एक आईना दिखाती है। वो पूछती हैं कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। जब आप खुद के बारे में बात करते हैं तो किन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं? क्या आप कहते हैं, मैं तो आलसी हूँ, मेरी तो किस्मत ही खराब है, या मैं ये नहीं कर सकती? हम अपने बारे में जो कहानियां खुद को सुनाते हैं वही हमारी हकीकत बन जाती है। अगर आप बार बार कहेंगे कि आप आलसी हैं तो आप सच में आलसी बन जाएंगे। जेन कहती हैं कि अपनी इस कहानी को बदलो। आप जो बनना चाहते हैं उसके बारे में सोचना और बोलना शुरू कीजिए। एफर्मेशंस यानी सकारात्मक वाक्य इसमें बहुत मदद करते हैं। रोज सुबह उठकर शीशे में देखकर कहें, मैं आत्मविश्वास से भरी हूं, मैं अपने हर लक्ष्य को पूरा कर सकती हूं, पैसा मेरी तरफ आसानी से आता है। शुरू में ये अजीब लगेगा, पर धीरे धीरे आपका अवचेतन मन इस नई कहानी पर विश्वास करने लगेगा और आपकी जिंदगी में बदलाव आने शुरू हो जाएंगे। भाग 2, ढाकड़ कैसे बने। अध्याय 6, जो तुम हो उसी से प्यार करो। ये अध्याय सेल्फ लव यानी खुद से प्यार करने के बारे में है। हम अक्सर दूसरों से प्यार करते हैं, उनकी परवाह करते हैं, पर खुद को भूल जाते हैं। हम अपने सबसे बड़े आलोचक बन जाते हैं, अपनी हर गलती पर खुद को कोसते हैं। जेन कहती हैं, बस बहुत हुआ, अब खुद से प्यार करना सीखो। खुद से प्यार करना स्वार्थी होना नहीं है, ये जरूरी है। जब आप खुद से प्यार करते हैं तभी आप दूसरों को भी सच्चे दिल से प्यार दे सकते हैं। जब आप अपनी कीमत समझते हैं तभी दुनिया भी आपकी कीमत समझेगी। खुद से प्यार करने का मतलब है अपनी खूबियों और कमियों दोनों को स्वीकार करना, अपनी बॉडी का सम्मान करना, अपने दिल की सुनना और उन चीजों के लिए ना कहना जो आपको अच्छी नहीं लगती। आज से ही
खुद के साथ वैसा ही व्यवहार करना शुरू कीजिए जैसा आप अपने सबसे प्यारे दोस्त के साथ करते हैं। अध्याय 7। मुझे पता है तुम हो, पर मैं क्या हूं? लोग क्या कहेंगे? ये 4 शब्द शायद दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी है। हम में से कितने ही लोग अपने सपने सिर्फ इसलिए पूरे नहीं कर पाते क्योंकि हमें डर लगता है कि लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे, हमें जज करेंगे। इस अध्याय में जेन एक बहुत गहरी बात कहती है। दूसरों की राय आपके बारे में नहीं, बल्कि उनके खुद के बारे में होती है। जब कोई आपकी आलोचना करता है, तो वो असल में अपने डर, अपनी असुरक्षा और अपनी सीमित सोच को आप पर डाल रहा होता है। इसका आपसे कोई लेना देना नहीं है। तो अगली बार जब कोई आप पर हंसे या आपको नीचे गिराने की कोशिश करे, तो उसे पर्सनली मत लीजिए। मुस्कुराइए और अपने रास्ते पर आगे बढ़ते रहिए। आपकी जिंदगी आपकी है, इसका फैसला करने का हक किसी और को नहीं है। आपको सिर्फ एक इंसान को खुश करना है, और वो हैं आप खुद। अध्याय 8। तुम यहां कर क्या रहे हो? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आपका इस दुनिया में आने का मकसद क्या है? आपकी जिंदगी का पर्पस क्या है? हम में से ज्यादातर लोग बस जिए जा रहे हैं, बिना ये जाने कि हम असल में करना क्या चाहते हैं। जेन कहती हैं कि अपना पर्पस ढूंढना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बस उन चीजों पर ध्यान दो जिन्हें करने में आपको मजा आता है, जिन्हें करते हुए आप समय भूल जाते हैं, जो आपके दिल में एक जुनून जगाती है। हो सकता है वो पेंटिंग करना हो, लोगों की मदद करना हो, खाना बनाना हो या कुछ और। आपका पर्पस वही है जो आपको जिंदा महसूस कराए। जब आप अपने पर्पस के हिसाब से जीते हैं, तो आपकी जिंदगी में एक नई ऊर्जा आ जाती है। आप सुबह उठने के लिए एक्साइटेड रहते हैं। तो आज खुद से पूछिए, ऐसा क्या है जो मुझे सबसे ज्यादा खुशी देता है? और फिर उसे और ज्यादा करना शुरू कीजिए। अध्याय 9। लंगोट वाला आदमी। इस अध्याय में जेन टालमटोल यानी प्रोक्रेस्टिनेशन की बात करती है। हम सबको पता होता है कि हमें क्या करना चाहिए, एक्सरसाइज, कोई जरूरी काम, कोई मुश्किल बातचीत, पर हम उसे टालते रहते हैं। क्यों? जेन इसके लिए हमारे आदिमानव वाले दिमाग को जिम्मेदार ठहराती है। वो कहती हैं कि हमारे अंदर आज भी एक लंगोट वाला आदमी बैठा है जिसका एक ही काम है, हमें किसी भी तरह की तकलीफ या असुविधा से बचाना। जैसे ही कोई मुश्किल काम सामने आता है, ये लंगोट वाला आदमी चिल्लाता है, खतरा, इससे दूर रहो, चलो सोफे पर बैठकर टीवी देखते हैं। इस टाल मटोल से निपटने का एक ही तरीका है, बस उस काम को करना शुरू कर दो। ज्यादा सोचो मत, बस पहला कदम उठाओ। एक बार जब आप शुरू कर देते हैं तो मोमेंटम बन जाता है और वो काम उतना मुश्किल नहीं लगता। अध्याय 10। टालमटोल, परफेक्शन और एक पोलिश बियर गार्डन जेन टालमटोल के एक और कारण पर रोशनी डालती है। परफेक्शनिज्म यानी हर काम को बिल्कुल परफेक्ट करने की चाह। हमें लगता है कि जब तक हम किसी काम को एकदम सही तरीके से नहीं कर सकते, तब तक उसे शुरू ही नहीं करना चाहिए। ये परफेक्शनिज्म असल में डर का ही एक रूप है। हमें डर लगता है कि अगर हमारा काम परफेक्ट नहीं हुआ तो लोग हमें फेलियर समझेंगे। जेन एक बहुत अच्छी लाइन कहती हैं, डन इज बेटर देन परफेक्ट, यानी किसी काम को अधूरा छोड़ने से बेहतर है कि उसे जैसे तैसे पूरा कर लिया जाए। पहली बार में कोई भी परफेक्ट नहीं होता। गलतियां करना सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा है, तो परफेक्शन का इंतजार मत कीजिए। बस शुरू कीजिए, गलतियां कीजिए, उनसे सीखिए और आगे बढ़िए। अध्याय 11। ओवरवेल्म होने का ड्रामा। कभी कभी हमारे पास इतना काम होता है कि हम ओवरवेल्म्ड महसूस करने लगते हैं। हमें लगता है कि हम ये सब कैसे करेंगे और हम घबरा कर कुछ भी नहीं कर पाते। जेन कहती हैं कि ये ओवरवेल्म्ड होने की फीलिंग भी एक ड्रामा है जो हमारा दिमाग हमें टाल मटोल करने के लिए रचता है। जब भी आपको ऐसा महसूस हो
तो एक गहरी सांस लें और अपने सारे कामों की एक लिस्ट बनाएं। फिर उस लिस्ट में से सबसे ज़रूरी एक काम चुनें और सिर्फ उसी पर ध्यान दें। एक एक करके कामों को निपटाएं। मल्टीटास्किंग एक झूठ है। एक समय में एक काम करने से आप ज़्यादा प्रभावी और कम तनाव में रहेंगे। अध्याय 12। डर तो चूसने वालों के लिए है। डर, ये एक छोटा सा शब्द हमारी जिंदगी को कितना कंट्रोल करता है ना? नौकरी छोड़ने का डर, अकेले रह जाने का डर, फेल होने का डर। जेन कहती हैं कि डर सिर्फ एक एहसास है, ये हकीकत नहीं है। डर का मकसद हमें सेफ रखना है, पर यह हमें हमारे सपनों से भी दूर रखता है। जेन का मंत्र है, फील द फियर एंड डू इट एनीवे। यानी डर को महसूस करो, पर फिर भी वो काम करो जिससे तुम्हें डर लग रहा है। आप जिस चीज से जितना डरेंगे, वो चीज आप पर उतनी ही हावी होगी। पर जब आप अपने डर का सामना करते हैं, तो आप पाते हैं कि वो उतना बड़ा नहीं था जितना आपने सोच रखा था। हर बार जब आप अपने डर पर जीत हासिल करते हैं, आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। अध्याय 13। मेरी टर्की। इस अध्याय में जेन उन कहानियों की बात करती है जो हम अपने बारे में और अपनी जिंदगी के बारे में लगातार खुद को सुनाते रहते हैं। जैसे, मेरे साथ ही हमेशा बुरा होता है, मुझे कभी अच्छा पार्टनर नहीं मिलेगा, मैं कभी अमीर नहीं बन सकती। ये कहानियां हमारी टर्की हैं, यानी हमारी झूठी मान्यताएं। जेन कहती हैं कि अपनी इन कहानियों को पहचानो और उन्हें बदलो। अगर आपकी कहानी है कि मैं पैसा नहीं कमा सकती, तो उसे बदलकर ये कहानी बनाओ, मैं पैसा कमाने का एक चुंबक हूं, पैसा मेरी तरफ आसानी से आता है। आपकी जिंदगी आपकी कहानी का आईना है। अपनी कहानी बदलो, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। अध्याय 14। एक बार जब आप समझ जाते हैं कि यह मुश्किल नहीं है, तो यह आसान हो जाता है। हम अक्सर किसी काम को शुरू करने से पहले ही मान लेते हैं कि वो बहुत मुश्किल है, और जब हम ऐसा मान लेते हैं, तो हमारा दिमाग उसे सच साबित करने के लिए 100 सबूत ढूंढ लाता है। जेन कहती हैं कि कोई भी चीज उतनी मुश्किल नहीं होती जितनी हम सोच लेते हैं। ये सब हमारे नजरिए का खेल है। अगर आप किसी काम को एक बोझ की तरह देखेंगे, तो वो बोझ लगेगा, पर अगर आप उसे एक मजेदार चैलेंज की तरह देखेंगे, तो उसमें मजा आने लगेगा। अपने शब्दों पर ध्यान दें। मुझे ये करना पड़ेगा की जगह कहें, मुझे ये करने का मौका मिल रहा है। देखिए कैसे आपका पूरा नजरिया बदल जाता है। अध्याय 15। आभार। आभार यानी ग्रैटिट्यूड। ये शायद इस किताब का सबसे शक्तिशाली टूल है। जेन कहती हैं कि हम अक्सर उन चीजों के बारे में शिकायत करते रहते हैं जो हमारे पास नहीं है, और उन चीजों को भूल जाते हैं जो हमारे पास पहले से हैं। जब आप आभार व्यक्त करना शुरू करते हैं, तो आपका फोकस कमी से हटकर प्रचुरता पर आ जाता है। आप यूनिवर्स को एक सिग्नल भेजते हैं कि मेरे पास जो है, मैं उसके लिए शुक्रगुजार हूं, मुझे और दो। रोज रात को सोने से पहले 5 ऐसी चीजों के बारे में सोचें या लिखें जिनके लिए आप शुक्रगुजार हैं। ये आपकी सेहत हो सकती है, आपका घर हो सकता है, आपके दोस्त हो सकते हैं, या सुबह की एक कप चाय भी हो सकती है। आभार का अभ्यास करने से आपकी जिंदगी में चमत्कार होने लगेंगे। भाग 3। पैसे में कैसे महारत हासिल करें। अध्याय 16। अपने दिमाग को सही करो। अब बात करते हैं एक ऐसे टॉपिक की जिससे ज्यादातर लोगों का रिश्ता कुछ ठीक नहीं होता, पैसा। हम में से ज्यादातर लोग पैसे के बारे में कुछ अजीब अजीब बातें मानकर बड़े हुए हैं, जैसे पैसे वाले लोग बुरे होते हैं, पैसा हर बुराई की जड़ है, या ज्यादा पैसे की इच्छा करना लालच है। जेन कहती हैं कि ये सब बकवास है। पैसा बुरा नहीं है, पैसा सिर्फ एक ऊर्जा है, एक टूल है। ये आपको और ज्यादा वो इंसान बनने में मदद करता है जो आप पहले से हैं। अगर आप अच्छे इंसान हैं, तो पैसा आपको और ज्यादा अच्छा करने में मदद करेगा।
अपनी पैसे से जुड़ी पुरानी और नकारात्मक सोच को बदलिए। ये मानना शुरू कीजिए कि आप पैसा कमाने के हकदार हैं। आप अमीर बनना डिजर्व करते हैं। पैसा आपको आजादी देता है, आपको अपने सपने पूरे करने और दूसरों की मदद करने की ताकत देता है। अध्याय 17, अमीर बनने की इच्छा। इस अध्याय में जेन हमें अमीर बनने की इच्छा करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। वो कहती हैं कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है। अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने का फैसला लीजिए। अपने पैसों के बारे में जागरूक बनिए। आपको पता होना चाहिए कि आपका पैसा कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है। अपने लिए आर्थिक लक्ष्य तय कीजिए। आप कितना कमाना चाहते हैं, आप कितना बचाना चाहते हैं। इन लक्ष्यों को कहीं लिख लीजिए और रोज देखिए। पैसे से प्यार करना सीखिए, उसका सम्मान कीजिए। जब आप पैसे के बारे में अच्छा महसूस करना शुरू करते हैं तो पैसा भी आपकी तरफ आकर्षित होने लगता है। भाग 4, एक्शन कैसे लें। अध्याय 18, फैसला। सोचते रहना, प्लान बनाते रहना, ये सब ठीक है, पर एक पॉइंट पर आकर आपको एक पक्का फैसला लेना पड़ता है। जेन कहती हैं कि एक असली फैसले की ताकत बहुत जबरदस्त होती है। जब आप दिल से ये तय कर लेते हैं कि बस अब मैं ये करके ही रहूंगी, तो पूरा ब्रह्मांड आपकी मदद करने के लिए जुट जाता है। आधे अधूरे फैसले मत लीजिए। ये मत कहिए मैं कोशिश करूंगी, कहिए मैं ये करूंगी। फैसला लेने का मतलब है कि आपके पास कोई प्लान भी नहीं है। आपने अपनी नाव जला दी है। अब वापस जाने का कोई रास्ता नहीं, सिर्फ आगे बढ़ना है। अध्याय 19, वानाप्रेन्योर। जेन यहाँ वानाप्रेन्योर शब्द का इस्तेमाल करती हैं। ये वो लोग होते हैं जो हमेशा कहते रहते हैं, मैं एक दिन अपना बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ, या मैं एक दिन एक किताब लिखना चाहता हूँ। वो हमेशा चाहते ही रहते हैं, पर कभी कुछ करते नहीं हैं। जेन कहती हैं कि चाहने वाले मत बनिए, करने वाले बनिए। सोचना बंद कीजिए और एक्शन लेना शुरू कीजिए। पहला कदम उठाइए, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो। अगर आपको बिजनेस शुरू करना है तो आज ही उसका नाम सोचिए। अगर आपको किताब लिखनी है तो आज ही पहला पैराग्राफ लिखिए। एक्शन लेने से ही चीजें होती हैं। अध्याय 20, अपना माहौल बदलो। आप जिन 5 लोगों के साथ सबसे ज्यादा समय बिताते हैं, आप उन्हीं का औसत बन जाते हैं। ये एक बहुत पुरानी और सच्ची कहावत है। अगर आप ऐसे लोगों से घिरे हैं जो हमेशा शिकायत करते रहते हैं, जो नकारात्मक हैं और जिनके कोई सपने नहीं हैं, तो आप भी वैसे ही बन जाएंगे। जेन कहती हैं कि अपने सपनों को सपोर्ट करने वाला माहौल बनाइए। ऐसे लोगों के साथ उठिए बैठिए जो आपको प्रेरित करते हों, जो आपको आगे बढ़ने के लिए हिम्मत देते हों। अगर आपके आसपास ऐसे लोग नहीं हैं तो उन्हें ढूंढिए। सेमिनार में जाइए, ऑनलाइन ग्रुप्स ज्वाइन कीजिए। उन लोगों से दूरी बना लीजिए जो आपकी ऊर्जा को चूसते हैं। आपका माहौल आपकी सफलता में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। अध्याय 21, हार मत मानो। जब आप कुछ बड़ा करने निकलते हैं तो रास्ते में मुश्किलें आएंगी। आप गिरेंगे, आप फेल होंगे, आपका मन करेगा कि सब कुछ छोड़कर वापस चले जाए। जेन कहती हैं कि यही वो पल है जब ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं, पर आपको हार नहीं माननी है। सफलता और असफलता में बस इतना ही फर्क होता है कि सफल लोग हार नहीं मानते। वो गिरते हैं पर फिर से उठ खड़े होते हैं। याद रखिए, हर मुश्किल आपको कुछ सिखाने आती है। ये सिर्फ एक परीक्षा है ये देखने के लिए कि आप अपने सपने को लेकर कितने सीरियस हैं। तो लगे रहिए, डटे रहिए, आपकी मंजिल बस कुछ ही कदम दूर है। अध्याय 22, माफ कर दो। माफ करना दूसरों के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए जरूरी है। जब हम किसी के प्रति अपने मन में गुस्सा या नफरत पालकर रखते हैं तो हम असल में जहर खुद पी रहे होते हैं और उम्मीद करते हैं कि सामने वाला मरेगा
जेन कहती हैं कि माफी का मतलब ये नहीं है कि आप ये कह रहे हैं कि जो हुआ वो सही था। इसका मतलब बस ये है कि अब आप उस बोझ को और ढोना नहीं चाहते। माफ करके आप अपनी उस ऊर्जा को आजाद करते हैं जो उस गुस्से ने जकड़ रखी थी, और अब आप उस ऊर्जा को अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने में लगा सकते हैं। दूसरों को माफ कीजिए और सबसे जरूरी, खुद को भी अपनी गलतियों के लिए माफ कीजिए। अध्याय 23, मैनिफेस्टेशन। इस अध्याय में जेन लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मैनिफेस्टेशन की बात करती है। इसका सीधा सा सिद्धांत है, आप जिस चीज पर अपना ध्यान और अपनी ऊर्जा लगाते हैं, आप उसी चीज को अपनी जिंदगी में आकर्षित करते हैं। इस प्रक्रिया के 3 कदम हैं। 1, यूनिवर्स से साफ साफ मांगें कि आपको क्या चाहिए। 2, पूरे दिल से विश्वास करें कि वो चीज आपको मिल रही है और ऐसा महसूस करें जैसे वो आपको मिल चुकी है। 3, उस चीज को पाने के लिए तैयार रहें और जब मौका मिले तो एक्शन लें। अपनी वाइब्रेशन को ऊंचा रखें, खुश रहें, आभार व्यक्त करें, प्यार महसूस करें। जब आप एक अच्छी फ्रीक्वेंसी पर होते हैं तो आप अपनी जिंदगी में अच्छी चीजों को ही आकर्षित करते हैं। अध्याय 24, सरेंडर कर दो। इसका मतलब हार मानना नहीं है। इसका मतलब है अपना बेस्ट करने के बाद नतीजों को यूनिवर्स के हाथ में छोड़ देना। हम अक्सर इस बात पर कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं कि कोई चीज कैसे होगी। जेन कहती हैं कि क्या चाहिए ये तय करना आपका काम है, पर वो कैसे होगा ये यूनिवर्स पर छोड़ दो। हो सकता है कि यूनिवर्स के पास आपके लिए आपसे भी बेहतर प्लान हो, तो मेहनत कीजिए, एक्शन लीजिए और फिर भरोसा रखिए। सही समय पर सही तरीके से सब कुछ हो जाएगा। इस प्रक्रिया पर विश्वास करें। भाग 5, कैसे बने जबरदस्त। अध्याय 25, ग्रुप। अकेले सफर करना मुश्किल हो सकता है। जेन एक सपोर्ट सिस्टम बनाने पर जोर देती है। ये आपके दोस्त हो सकते हैं, आपका परिवार हो सकता है, या कोई कोच या मेंटोर भी हो सकता है। एक ऐसा ग्रुप बनाएं जहां आप बिना किसी जजमेंट के डर के अपनी बातें शेयर कर सकें, अपनी जीत का जश्न मना सकें और अपनी मुश्किलों में सलाह ले सकें। जब आपको पता होता है कि कुछ लोग हैं जो आप पर विश्वास करते हैं, तो आपका हौसला 2 गुना हो जाता है। अध्याय 26, करना बनाम बेकार करना। जब हम कोई नई चीज सीखते हैं तो शुरू में हम उसमें बहुत बेकार होते हैं, और ये बिल्कुल ठीक है। कोई भी पैदा होते ही एक्सपर्ट नहीं होता। अपने आप को शुरू में बेकार होने की इजाजत दीजिए। हंसिए अपनी गलतियों पर। इसे सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा समझिए। अगर आप शुरू में बेकार होने से डरेंगे तो आप कभी कुछ नया सीख ही नहीं पाएंगे। तो डरिए मत, बस कूद पड़िए। अध्याय 27, मुझे ऊपर बीम करो, स्कॉटी। ये आखिरी अध्याय एक रिमाइंडर है। आपने अब तक जो कुछ भी सीखा है उसे अपनी जिंदगी में उतारने का समय आ गया है। ये किताब पढ़ना या सुनना काफी नहीं है, आपको इन बातों पर अमल करना होगा। जेन कहती हैं कि आप एक जबरदस्त, शक्तिशाली और कमाल के इंसान हैं। आपके अंदर अपनी जिंदगी को बदलने और अपने हर सपने को पूरा करने की ताकत है। आपको बस इस ताकत पर विश्वास करना है और इसका इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों, ये थी जेन सिंसरो की किताब यू आर अ बैडएस की समरी। पर याद रखिए, ये तो बस एक शुरुआत है। असली जादू तब शुरू होगा जब आप इन बातों को अपनी जिंदगी में अपनाना शुरू करेंगे। आज से ही एक छोटा कदम उठाइए। अपने बारे में एक अच्छी बात कहिए। किसी ऐसी चीज के लिए आभार व्यक्त कीजिए जिसे आप हमेशा फॉर ग्रांटेड लेते थे। कोई ऐसा छोटा काम कीजिए जिसे आप कब से टाल रहे थे, क्योंकि सच तो ये है कि आप सच में एक बैड एस हैं। आपके अंदर वो सारी शक्ति है जो आपको चाहिए, बस आपको उस पर विश्वास करना है। तो जाइए,
और अपनी वो कमाल की जिंदगी जीना शुरू कीजिए जिसका आप हमेशा से सपना देखते आए हैं। शुभकामनाएं।